नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस का खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। खबर दिन भर में सबसे पहले हम रुक करेंगे पहली खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित भी किया। वहां पे पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के लिए वोट तेलंगाना के बुनियादी ढांचे में सुधार लाएगा। जिसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि विकास को बढ़ावा देने और किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक वोट काफी है। तेलंगाना में बीआरएस की नाव डूबने वाली है और बीआरएस को भी ये एहसास हो चुका है कि 3 दिसंबर को उसका टिकट कट जाएगा। और देखिए, ये देखकर केसीआर के परिवार के लोगों ने भी, उसमें भी घर में बिखराव शुरू हो गया है। अपनी हार सामने देख केसीआर एक तरफ पूरी ताकत लगा रहे हैं कि जनता का आक्रोश थोड़ा ठंडा हो जाए, वहीं दूसरी तरफ केसीआर के रिश्तेदार अब बीआरएस को ही कोस रहे हैं। 3 दिसंबर के बाद तो ये लड़ाई और तेज होने वाली है। भाजपा सरकार आने के बाद जब यहां लीकर स्कैम की जांच तेज होगी, मोबाइल हो या फिर पैसे की डिलीवरी, स्थानीय स्तर पर हर तार को खंगाला जाएगा और केसीआर की भगदड़ मचनी तय है। आप याद रखिए साथियों, ये बीजेपी ही सरकार है जो बीआरएस के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर सकती है। और मैं आपको वादा करता हूं, जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर वो तेलंगाना को भी अपना एटीएम बना लेगी। तेलंगाना के लोग ही तेलंगाना को फिर कुछ साल पीछे होने से बचा सकते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आना यानी गरीब कल्याण की हर योजना में लूट। मेरा तेलंगाना के लोगों से आग्रह है, और मेरी एक, बाकी कुछ ना समझो तो कोई बात नहीं, इतना समझ लेना, मेरा आपसे आग्रह है, एक बीमारी को खत्म करने के लिए दूसरी बीमारी मत लाइए। ये कांग्रेस उससे भी दूसरी बीमारी है। कांग्रेस पर कभी भरोसा मत करना। कांग्रेस का तो एजेंडा ही है, कांग्रेस आई तबाही लाई। बीजेपी तेलंगाना के विकास के लिए हम दिन रात एक कर देंगे। बीजेपी तेलंगाना का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेगी, बीजेपी तेलंगाना के नौजवानों को रोजगार देगी, बीजेपी तेलंगाना के छोटे किसानों की परेशानियां दूर करेगी, बीजेपी यहां की महिलाओं का जीवन आसान बनाएगी, बीजेपी यहां बीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाएगी, बीजेपी यहां मादी समाज को न्याय दिलाएगी। आपको पता ही है कि अगले साल होने जा रहे चुनाव में फिर एक बार देश की जनता ने मोदी की सेवाएं लेना तय कर लिया है। मुझे यहां भी बीजेपी सरकार का साथ मिलेगा तो तेलंगाना के लिए काम करने में मुझे भी बहुत मदद मिलेगी। इसलिए इस चुनाव में बीजेपी को जिताइए। यहां बीजेपी के हर उम्मीदवार को दिया आपका वोट मोदी को मजबूत बनाएगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु नानक देव के 554वें प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और सीएम योगी ने कहा कि महान संत सिख पंथ के संस्थापक और प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव महाराज के पावन प्रकाश पर्व पर उन्हें कोटिशः नमन करता हूं। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी की भक्ति और उनकी साधना राष्ट्र की समृद्धि का कारक बनेगी। जो त्याग है, जो बलिदान है, जो उनकी पावन भक्ति है, शक्ति है, जो साधना है, वह देश के लिए और धर्म के लिए अनुकरणीय बना रहा है। गुरु नानक देव जी का जन्म ननकाना साहिब में हुआ, लेकिन पूरा भारत उनसे अनुप्रेरित था और भारत ही नहीं, बृहत्तर भारत, उससे बाहर भी उनका प्रकाश किस रूप में फैला, यह हर व्यक्ति जानता है। और आज हमारा सौभाग्य है कि करतार साहिब कॉरिडोर के निर्माण के उपरांत हम सब के सामने एक नई प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत की है। ननकाना साहिब में जन्म लेने के बाद उन्होंने बचपन से ही, क्योंकि एक दिव्य गुणों से उत्प्रोत थे, सामान्य गृहस्थी की बजाय उन्होंने साधना में, लोक कल्याण में, साधु सेवा में अपना जीवन समर्पित किया और उनकी साधना की परिणति थी कि एक और भक्ति के संचार का कार्यक्रम उन्होंने जो प्रारंभ किया, वह सिख गुरुओं की और इस सिख पंथ की स्थापना का माध्यम भी बनता गया। आप याद करिए, भक्ति के माध्यम से भी, व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम के माध्यम से हम राष्ट्रीय चेतना को जागरूक कर सकते हैं। पूरी निर्भीकता के साथ उस कालखंड में बाबर के अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं। या गुरु नानक देव जी ने उस कालखंड में करके दिखाया। जाति पाति के बंधनों से हम मुक्त रहें, किसी भी प्रकार की संकीर्णता से मुक्त रह करके हम कार्य कर सकें, यह प्रेरणा भी गुरु नानक देव जी ने उस समय हमें दी। हम सबके सामने मक्का की वो घटना भी सामने आती है, जब वे जाते हैं वहां के पवित्र मस्जिद में, जब वह आराम कर रहे होते हैं और वहां का मौलवी इस बारे में कहता है कि आपने पैर उधर क्यों कर रखे हैं, जहां मदीना की ओर क्यों कर रखे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो बताओ, जहां ईश्वर का अंश नहीं है मेरे पैर उधर कर दो। देखा कि जहां गुरु नानक देव जी के पैर वह करता, उधर ही उनको मदीना दिखाई देता है। और तब उन्होंने कहा, एक ही ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। एक ओंकार की बात उन्होंने की। गुरु नानक देव जी ने उस परंपरा को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, वह साधना से भक्ति की प्रकाशता को पार करते हुए, आगे बढ़ते हुए, व्यापक धर्म जागरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए आने वाले समय में देश और धर्म की रक्षा करने के लिए जिस रूप में कार्यक्रम आगे बढ़े, यह गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके 4 साहबजादों के बलिदान के साथ साथ हजारों सिखों के देश और धर्म के लिए बलिदान की कथा देश के लिए एक नई शक्ति देती है, एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र से पहले इस बार नए नियमों के साथ ही कई मुद्दों पर घमासान की भी तैयारी हो रही है। जहां एक तरफ नए नियमों को लेकर कोलाहल जारी है, तो वहीं जाति जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए भी लामबंद है। अब देखना यह है कि अब यूपी सरकार का यह सत्र लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आने वाले अनुपूरक बजट में जनता से जुड़ी योजनाओं की उम्मीद के साथ और क्या क्या लेकर आता है। देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 28 नवंबर से होने जा रही है।
वहीं इस बार का शीतकालीन सत्र बेहद अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि शीतकालीन सत्र अब नए नियमों के तहत संचालित किया जाएगा, जिसके तहत अब विधानसभा सदस्य अपने साथ सदन में मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकेंगे। विधानसभा की कार्यवाही 65 सालों बाद बनाई गई नई नियमावली के तहत संचालित होगी। दरअसल अक्सर सदन में कई नेताओं के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते रहते थे, जिन्हें लेकर अक्सर सवाल खड़े होने के साथ ही विवाद की स्थिति बन जाती थी। ऐसे में अब यूपी की विधानसभा के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब विधानसभा सदस्य सत्र के दौरान सदन के अंदर मोबाइल फोन, झंडे, प्रतीक चिन्ह या कोई अन्य प्रदर्शन करने वाले सामान को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। सत्र के दूसरे दिन राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी। अगले वर्ष लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अनुपूरक बजट 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का हो सकता है, ताकि चुनाव से पहले तमाम योजनाओं और विकास परियोजनाओं को तेजी से अमली जामा पहनाया जा सके। विधानसभा सत्र में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने नए नियम बनाए हैं और उन नए नियमों के तहत हम सब विधानसभा में कार्रवाई में हिस्सा लेंगे और सभी सदस्यों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि नई नियमावली के अनुसार माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के निर्देशों के अनुरूप हम सब काम करेंगे। देखिए, चुनाव अंतिम प्रहर में है और भारतीय जनता पार्टी ने सब जगह अच्छा प्रदर्शन किया है। हम प्रचंड बहुमत के साथ पुनः जीत रहे हैं और जहां विपक्ष की सरकार है वहां भी हम प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं। आप वेट करिए, ये इल्जाम का दौर चुनाव में चलता है, लेकिन बीजेपी ने दक्षिण के राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर घेरेगा विपक्ष। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी दल जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के नेता जातिगत जनगणना के मुद्दे पर लगातार सरकार पर आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सपा से लेकर कांग्रेस जातीय जनगणना के मुद्दे पर हावी नजर आ रहे हैं। शीतकालीन सत्र से लागू हो रही है नई नियमावली। दरअसल हाल ही में अगस्त के महीने में मानसून सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली 2023 को मंजूरी मिली थी, जिसके बाद बनाई गई नई नियमावली शीतकालीन सत्र से लागू हो रही है। ऐसे में अब नेशनल ई विधान लागू होने की वजह से विधानसभा सदस्यों की वर्चुअल उपस्थिति का प्रावधान भी शामिल किया गया है, जिसके तहत विधायक अपने घर में ही सदन की कार्यवाही से वर्चुअली जुड़ सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां आपको बता दें कि उत्तरकाशी से ये खबर है, जहां सिलक्यारा टनल के भीतर ऑगर मशीन ने ड्रिल करके पाइप को अंदर से 1 मीटर तक काट लिया है। आपको बता दें कि मैनुअली तरीके से 800 मिलीमीटर तक पाइप को काट दिया गया है। पाइप को काटे जाने के बाद अब आगे का मैनुअल काम शुरू किया जाएगा। टनल के भीतर 48 मीटर तक ह्यूम पाइप को डाला गया है। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चलाया गया। इस दौरान कई मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए, जबकि कई जगह आवाज कम करवाई गई। सुबह 5 बजे शुरू किए गए अभियान में 7000 से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज कम करवाई गई, जबकि 3000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए। आज दिनांक 27 नवंबर को जो शासन द्वारा स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को जो नियमानुसार नहीं है उन पर कार्रवाई करने के लिए, ये 1 महीने का अभियान है। 23 नवंबर से चल के 22 दिसंबर तक है। इसके अनुक्रम में आज स्पेशल डीजी सर के अभियान के स्वरूप जो सुबह 5 से 7 बजे था, हमारे एसपी सर मिर्जापुर की और उनकी सारी टीम ने एक साथ कार्रवाई करके इसमें व्यापक कार्रवाइयाँ की हैं। इसमें हिदायत भी दी गई है, ध्वनि विस्तारक यंत्र को उतारा भी गया है, लेकिन समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्रवाई भी की गई है। लखनऊ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है।
आपको बता दें कि सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इस दौरान समाजवादी पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक कर रणनीति बनाएगी। साथ ही समाजवादी पार्टी ने 28 नवंबर की सुबह पार्टी मुख्यालय पर बैठक भी बुलाई है। रुक करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि अमित शाह पर 5 वर्ष पूर्व की अभद्र टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 16 दिसंबर को तलब किया है। 18 नवंबर को कोर्ट में तलबी बहस हुई थी और आज इसका फैसला आना था। 2018 के अगस्त माह में याचिका दायर हुई थी। सुनवाई पूरी होने के पूरे 5 साल लग चुके हैं। वहीं याची के अधिवक्ता संतोष पांडे ने बताया कि बीते 18 नवंबर को एमपी एमएलए कोर्ट के जज योगेश यादव ने तलबी पर सुनवाई किया था। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 27 नवंबर की तिथि नियत की थी। जज योगेश यादव ने फैसला सुनाते हुए 16 दिसंबर को राहुल गांधी को तलब किया है। भारत को आस्थाओं का, मान्यताओं का देश कहा जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण तब देखने को मिला जब महाभारत काल से दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए हापुड़ जनपद की गढ़ गंगा में लाखों लोगों ने पहुंचकर दीपदान कर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। आपको बता दें कि अपने सगे संबंधी और परिजनों से बिछड़े लोगों को याद कर श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। इस परंपरा को निभाते वक्त गंगा घाट ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो आकाश से तारे धरती पर उतर आए हों। कई राज्यों के लाखों श्रद्धालु गढ़गंगा के दीपदान करने आए थे, जिन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा में दीपदान किया। साथ ही आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है यहाँ की कि महाभारत युद्ध में मारे गए हजारों सैनिक और असंख्य योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की मौजूदगी में सर्वप्रथम चतुर्दशी को दीपदान किया था। तब से ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। वाराणसी के काशी में 27 नवंबर को देव दीपावली पर अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि योगी सरकार देव दीपावली को भव्य मनाने के लिए 12 लाख दीपों से घाटों को रोशन करेगी। इनमें 1 लाख दीप गाय के गोबर से बने होंगे। साथ ही साथ सफाई करके तिरंगा स्पाइरल लाइटिंग से शहर और घाट सजाए गए हैं। इस दौरान देव दीपावली पर 8 से 9 लाख पर्यटकों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं। एक जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बार देव दीपावली देखने के लिए 70 देशों के राजदूत, डेलीगेट्स और परिवार के लोग आ रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मेहमान देव दीपावली देखेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां बस कंडक्टर पर हमले के मामले में पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस ने आरोपी लौरेब हाशमी के घर से लैपटॉप और फोन बरामद किया है। सूत्रों के अनुसार लौरेब के मोबाइल फोन से पुलिस को लैपटॉप से कई धर्म विशेष फोटो और वीडियो भी मिले हैं। शुक्रवार को प्रयागराज में 20 साल की छात्र लौरेब हाशमी ने सरकारी बस के कंडक्टर पर चापड़ से हमला कर दिया। हाशमी के हमले से बस कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद आरोपी धार्मिक नारे लगाते हुए भाग गया। बाद में यूपी पुलिस द्वारा चांडी बंदरगाह के पास से आरोपी को पकड़ लिया गया था। पुलिस टीम और सुरक्षा एजेंसियां मामले की छानबीन कर रही हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन असलहा लहराने की फोटो या वीडियो वायरल होती रहती है। ऐसा ही एक घटना अलीगढ़ से सामने निकल कर आया है, जहां सोशल मीडिया पर अवैध तमंचा लहराते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो की तस्दीक कर पुलिस ने युवक पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस तस्दीक में सनी ठाकुर नाम बताया जा रहा है इस तमंचा लहराते युवक का। साथ ही आपको बता दें कि मथुरा रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। जी हां, आपको बता दें कि मथुरा जंक्शन पर 72 दिनों के लिए ट्रेनों की आवाजाही पर इस वक्त रोक लगा दिया गया है। आपको बता दें कि 27 नवंबर से 5 फरवरी तक
ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगाया गया है। बताया जा रहा है कि जंक्शन के यार्ड में सभी ट्रैक इंटरलॉकिंग होना है, इसलिए ट्रेनों को रद्द किया गया है। खबर जालौन से है, जहां दो पक्षों में विवाद के चलते जमकर मारपीट के साथ पत्थरबाजी भी हुई। आपको बता दें कि मारपीट के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऑफिस में घुसकर जमकर तोड़फोड़ करने के साथ पत्थरबाजी भी की, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। श्वेता तिवारी हत्याकांड की साजिश रचने वाले ललित कौशिक के खिलाफ पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने प्रशासन की मदद से ललित और उसके रिश्तेदारों की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में ढोल बजवाकर इसकी मुनादी करवाई गई। बता दें कि ललित कौशिक की 11 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।